हेलो गाइज, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 9 का मैथ में जो चैप्टर 4 था उसमें एक्सरसाइज 4.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 में, ठीक है, जिसमें ग्राफ खींचना है, आलेख कैसे खींचेंगे समीकरणों का, वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पहला नंबर का क्वेश्चन है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ठीक, ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये पहला क्वेश्चन है, इसका हम लोग को ग्राफ खींचना है। तो इससे पहले हम आप लोग को बता चुके हैं, हल निकालना यानी सॉल्यूशन निकालना सिखा चुके हैं ना, x और y का हल कैसे निकालते हैं हम लोग। तो वही चीज यहाँ भी करना है, ठीक है, और उसका ग्राफ खींचना है। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले मान सारणी यानी जो टेबल बनता है, सबसे पहले हम लोग मान सारणी निकालेंगे, वैल्यू टेबल। ठीक है, इस तरह से x यहाँ y, ये आप लोग को हम पिछला क्लास में भी सिखा चुके हैं ना। दो ही लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, तीन भी कर सकते हैं। तो देखिए एक बार x का वैल्यू ले लेते हैं 0। अगर यहाँ x 0 ले लें तो y क्या निकलेगा, x अगर 0 ले लिए तो y हो गया, यहाँ ये तो 0 हो गया, तो y इक्वल टू यहाँ 4। सॉल्व करना तो आप लोग को हम सिखा ही चुके हैं। अगर y को 0 कर दें तो x क्या आएगा, अगर y 0 कर दिए तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 हो गया तो x इक्वल टू 4। x 0 तो y 4, y 0 तो x 4। ये हो गया। अब इसका बस ग्राफ खींचना है। यहाँ और भी वैल्यू अगर लेना है आप लोग को तो आप लोग ले सकते हैं इस तरह से, जैसे x अगर 1 ले लिए, x का वैल्यू 1 ले लिए, यहाँ पे 1 अगर कर दिए तो y इक्वल टू क्या होगा 4, और ये 1 उधर जाएगा तो माइनस में 1, यानी 4 में 1 घटेगा तो 3 होगा। तो इस तरह से टेबल सबसे पहले बना लेना है। और इसको क्या करना है, जो कार्तीय तल हम जो एक्सरसाइज 3 वाला पढ़ाए थे उसमें ये सब वैल्यू को बस पुट करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम आप लोग को ये भी बता चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं चैप्टर 3 वाला में निर्देशांक ज्यामिति इस तरह से बताए थे ना। इसमें देखिए x का वैल्यू प्लस में 4 तक गया है, y का वैल्यू भी प्लस में 4 तक गया है, मतलब हम लोग को x और y प्लस वाला ही चाहिए। यहाँ माइनस में कोई वैल्यू नहीं है। अगर माइनस का जरूरत रहता तब इधर और इधर वाला का जरूरत होता है ना, तो इधर इतना बड़ा अगर नहीं भी करेंगे तो भी छोटा से ही काम चल जाएगा, है ना। तो ये होता है x, इस तरह से लिखते थे, बता चुके आप लोग को। और इधर इस तरह से यहाँ पे इतना बड़ा करने का जरूरत नहीं है, छोटा ही रखते हैं। y इधर y डैश इस तरह से, इधर 1 2 3 4 4 और फिर 4 तक ही जरूरत है, 5 तक कर देते हैं। इधर -1 -2, ज़्यादा इधर जरूरत नहीं है, इधर भी -1 -2, ऊपर में 1 2 3 4 5 तक कर सकते हैं। हम लोग को 4 तक में काम चल जाएगा। देखिए x 0 तो y 4, यानी 0 4 कहाँ पे होगा, x 0 और y 4 है ना, x 0 y 4, x 0 देखिए यहाँ पे और y 4 यहाँ पे, मतलब ये पॉइंट हो गया 0 4। ये आप लोग को हम सिखा चुके हैं ना कैसे पॉइंट को दिखाते हैं, चैप्टर 3 वाला आप लोग वीडियो देख लीजिए। ये हो गया 0 4, फिर है 4 0, मतलब x 4 y 0, x में 4 और y 0, इस तरह से यहाँ हो गया 4 0 हो गया। बस यही दो से ही काम चल सकता था, लेकिन एक और निकाल दिए हैं, आप लोग नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा। 1 और 3, x1 y3, x1 और y इधर से 3, इस तरह से इधर से 1 इधर से 3, मतलब इस जगह ये पॉइंट आएगा 1 3 हो गया। अब ये जो तीनों पॉइंट आए, इन तीनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना। इस तरह से हम लोग को क्या करना है, एक लाइन स्केल लगा के खींच देना है, बस यही हो गया ग्राफ। देखिए यही वाला चीज़ क्लास 10 में भी है, बस यहाँ पे क्या है कि एक ही को ग्राफ खींचे हैं, एक ही को समीकरण रहता है, लेकिन क्लास 10 में 2 समीकरण दिया रहेगा, दोनों का इसी तरह टेबल निकाल के 2 को ग्राफ खींचना है। तो यही कॉन्सेप्ट यही है, बिल्कुल वही चीज़ करना है 10 में भी, बस वहाँ 2 लाइन आएगा। तो ये हो गया। इसके ऊपर जो ये इक्वेशन है ना, ये समीकरण जो है, इसको लिख देना है कहीं पे, x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसी के लिए हम लोग ये खींचे हैं, बस हो गया। समझ गए। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में और 3 क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू कुछ भी लेके, ठीक है,
जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 वाला, जिसमें वैल्यू पुट करना थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग टेबल निकालते हैं एक्स वाई इस तरह से, ठीक है। सबसे पहला क्या करना है कि सबसे आसान है कि एक्स को 0 रख के देखिए। एक्स अगर 0 ले लिए तो 2 और 0 का गुना 0, तो यहाँ 3 इक्वल टू वाई, यानी वाई इक्वल टू हो गया 3, ठीक है। और अगर वाई को 0 कर दें, वाई को 0 कर दें तो यहाँ पे ये तो खत्म हो गया, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 3 और बाय में 2, यानी कि 3 को 2 से जब भाग देंगे तो 1.5। 1.5 कहाँ पे होता है? 1 और 2 के बीच बीच में 1.5 आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये बस दो ही को लेके ही आप लोग ग्राफ खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये ग्राफ खींचने वाला आप लोग बना सकते हैं खुद से ही। अगर कभी माइनस में आ जाए तो माइनस में भी ले सकते हैं आप लोग को, तो ये हम सिखा ही चुके हैं ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, ठीक है। ये आप लोग आप बना लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए और इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, ठीक है। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई, ठीक है। देखिए एक बिंदु है 2 और 14, ये पॉइंट है, तो इससे कितनी लाइन जा सकते हैं, मतलब इन दो बिंदु से, ये दो बिंदु नहीं एक ही बिंदु है, एक बिंदु का निर्देशांक है, तो उस बिंदु से कितने लाइन जा सकते हैं, तो उन लाइन सब का हम लोग को समीकरण बताना है। इससे पहले जो हम लोग करते थे समीकरण दिया रहता था, जैसे अभी हम लोग बनाए x प्लस वाई इक्वल टू 4 वाला में, उसमें x और y का वैल्यू निकाल रहे थे ना, तो यहाँ पे x और y का वैल्यू पहले से दिया है, इस बार हम लोग को समीकरण बताना है, यानी कि इक्वेशन। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए पहला वाला x रहता है, सेकंड वाला y रहता है। अगर हम लोग x और y को जोड़ेंगे, x और y को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 और 14 को जोड़ेंगे तो 16, ये एक समीकरण हो गया, ठीक है। अगर दोनों को घटाएंगे x माइनस 2y, x माइनस वाई करेंगे अगर, तो क्या होगा? तो x में y माइनस कर रहे हैं तो 14 माइनस मतलब 2 माइनस 14 यानी माइनस में 12 आएगा, ये दूसरा समीकरण हो गया। इस तरह से मतलब अपने से कुछ भी कर दीजिए, जैसे 2x प्लस वाई कर दीजिए, तो क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रख दीजिए, क्या आएगा वो इसको यहाँ पे रख दीजिए, बस समीकरण बन गया। जैसे 2x यानी कि 2 को x से गुना किए तो 2 दूनी 4 और y यानी 14, तो 4 और 14 18 हो गया। इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं। y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 माइनस 2 यानी कि 12। इस तरह से, तो इस तरह से दो ही को समीकरण लिखना था, ठीक है। और पूछ रहा है कि इस तरह को और हम लोग कितने लाइन खींच सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग कुछ भी 2x प्लस 3y लिख देंगे तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। 5x माइनस वाई लिख देंगे तो भी कुछ आएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे समीकरण बना सकते हैं, यानी कि इसमें अनेक एक मतलब इस बिंदु से होके जाने वाली अनेक रेखाएं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एक बिंदु से बहुत सारी रेखा जा सकती है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए समीकरण क्या दिया हुआ है? 3y इक्वल टू ax प्लस 7, ये समीकरण दिया हुआ है। और इसमें बोल रहा है कि एक बिंदु जो 3, 4 है, 3, 4 है ना, ये बिंदु इस आलेख पर है, मतलब इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो उसमें ये बिंदु आएगा। इसका मतलब x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस x की जगह x का वैल्यू और y की जगह y का वैल्यू रख दीजिए। बस यहाँ 3 गुन्ना y की जगह 4 है तो 4 लिख दीजिए, इक्वल टू a गुन्ना x की जगह क्या लिखना है? 3 प्लस 7, तो 3 4 जा 12 इक्वल टू यहाँ a और 3 को गुना करेंगे तो 3a प्लस 7। तो अब यहाँ पे हम लोग को a निकालना है 12, ये 7 इधर आया, माइनस में 7 इक्वल टू 3a, ठीक है। अब यहाँ 12 में 7 घटेगा तो 5 बचेगा, और ये जो 3 है इसको इस साइड ले आएंगे तो बाय में 3 इक्वल टू a, यानी कि a इक्वल टू 5/3 आंसर हो गया। बस इतना ईजी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फ्रेंड्स, बोल रहा है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है
और उसके बाद की दूरी के लिए प्रत्येक किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y हो तो इसका एक रेखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। ठीक है, बोल रहा है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज y। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि इसको पहले समझते हैं। बोल रहा है कि एक शहर में अगर टैक्सी से हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तो पहला 1 किलोमीटर के लिए लग रहा है 8 रुपया। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ अगर 10 किलोमीटर है, मान लेते हैं 10 किलोमीटर है, तो पहला 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया लगेगा। ठीक है, पहला 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया लगेगा और उसके बाद जो बचा हुआ जितना भी किलोमीटर जाएंगे हर किलोमीटर का 5 रुपया करके बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई 10 किलोमीटर जाएगा तो उसको कितना रुपया लगेगा? पहला 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया तो हो गया। अब 9 ही किलोमीटर बचा है क्योंकि 1 किलोमीटर का 8 रुपया लग चुका है। अब आगे का 9 किलोमीटर के लिए उसको 5 रुपया करके लगेगा, यानी 9 × 5 यानी कि 8 + 9 × 5 = 45, यानी टोटल उसको 53 रुपया लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया है कि इसका जो दूरी है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में बता ही दिया है ना। देखिए यहाँ पे लिख ही दिया है कि यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है ना, जो टोटल दूरी है यहाँ से यहाँ का दूरी x किलोमीटर है, यहाँ मानने बोल दिया है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि दूरी टोटल कितना है x किलोमीटर, डिस्टेंस टोटल है x किलोमीटर और टोटल मिला के जो इसका भाड़ा लगा है, किराया जो लगा टोटल मिला के पूरा x किलोमीटर का वो कितना है, y रुपीज़ है, यानी y रुपया इसको टोटल भाड़ा लगा है। तो यहाँ हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? तो यही चीज ना करेंगे, पहला 1 किलोमीटर के लिए तो 8 रुपया लग रहा है, तो 8 तो लिखेंगे ही। देखिए पहले सबसे पहले मान लेते हैं जो क्वेश्चन में बोला उसी को लिख लेंगे, है ना। माना तय की गई कुल दूरी बराबर x किलोमीटर। मान लिया कि टोटल x किलोमीटर ये दूर गया है तथा कुल किराया y रुपया है ना, ये मान लिए। इंग्लिश में लिखेंगे तो लेट डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू, या टोटल डिस्टेंस यहाँ लिख सकते हैं, लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इक्वल टू ₹y। आप देखिए टोटल दूर कितना गया है, x किलोमीटर है ना। तो इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार पहला 1 किलोमीटर के लिए तो 8 रुपया लगेगा ही ना, पहला 1 किलोमीटर के लिए तो 8 रुपया लगेगा। तो 8 तो लिखेंगे इसको 8 प्लस, आप क्या करेंगे जैसे 10 के लिए समझाएं कि पहला 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया लगा, अब जो आगे लगेगा हर 1 किलोमीटर में 5-5 रुपया, तो अब 9 ही किलोमीटर के लिए लगेगा क्योंकि 1 किलोमीटर इधर हो चुका है। तो 10 से 1 कम कर देना है ना, 10 को 1 घटा दिए, 9 कर दिए। उसी तरह यहाँ 1 किलोमीटर तो हो चुका है, अब टोटल x किलोमीटर था उसमें से 1 किलोमीटर तो घट चुका है, तो अब इसमें से 1 किलोमीटर कम ही बचा हुआ है, यानी इसको हम लोग 1 कम कर देंगे और इसको किससे गुना करेंगे, इसको अब हर 1 किलोमीटर का भाड़ा से, मतलब पहला 1 किलोमीटर के बाद हर 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना लगता है, 5 रुपया, यानी 5 से गुना करेंगे। ठीक है, पहला 1 किलोमीटर के लिए, और इसमें 1 कम हो जाएगा क्योंकि 1 किलोमीटर हो चुका है, अब आगे उससे 1 कम से ही गुना करना होगा, है ना। तो ये दोनों मिला के टोटल कितना आएगा, टोटल भाड़ा आ जाएगा। तो टोटल भाड़ा पता है कितना है, y रुपया, तो यहाँ हम लोग y लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ 8 प्लस, अब यहाँ 5 से दोनों का गुना 5x, फिर 5 का 1 से गुना -5 इक्वल टू y। तो 8 नहीं, यहाँ पे देखिए पहले 5x लिख देते हैं, पहले 5x और 8 में 5 घटेगा तो प्लस में बचेगा 3 और इक्वल टू में y है, तो यहाँ 5x, ये y इस साइड आ जाएगा तो -y, फिर प्लस में 3 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण। ठीक है,
तो ये तो समीकरण हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें और भी आगे क्वेश्चन बोला है कि देखिए इसका रेखिक समीकरण लिखिए। समीकरण तो लिख दिए हम लोग, लीनियर इक्वेशन लिख दिए। अब इसमें क्या करना है, इसका आलेख खींचना है, यानी ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, बस वही इसका मान सारणी निकालिए। ठीक है, मान सारणी वैल्यू टेबल निकाल के ग्राफ खींचना है। इस तरह से मान सारणी निकाल लेना है। सबसे पहले मान सारणी हम निकाल दे रहे हैं, ग्राफ आप लोग खुद से खींच लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से एक्स वाई कर देते, दो ही को वैल्यू काफ़ी होता है ग्राफ खींचने के लिए। ठीक है, एक्स अगर 0 कर दे तो वाई क्या आएगा बताइए। एक्स अगर 0 कर दिए, ऐसे 0 नहीं लेना चाहिए, 0 करके भी बना सकते लेकिन 0 नहीं लेते क्योंकि यहाँ एक्स को दूरी माना गया है। तो दूरी 0 तो होगा नहीं, दूरी की जो है, इसीलिए कुछ और मान लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या नंबर ले लेते हैं, अगर देखिए इसमें अगर आसान करना है ना तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से एक्स या वाई निकाल दीजिए। ठीक है, तो जैसे अगर हम वाई को उस साइड भेज दें, जैसे यहाँ पे तो वाई निकला ही हुआ था है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से भी कर सकते हैं। वाई इक्वल टू क्या है 5x+3, यानी एक्स का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो यहाँ से वाई सीधा सीधा निकल जाएगा। देखिए एक्स अगर 1 लेंगे, एक्स अगर 1 लेंगे तो वाई क्या निकलेगा, एक्स अगर 1 लिए तो 5 एकम 5, यहाँ 1 लिए हैं तो 5 एकम 5 और 3 8, यानी वाई बराबर 8। ठीक है, यहाँ से भी रख सकते हैं, x1 रखेंगे तो यहाँ पे -5 आएगा और यहाँ -y है, y को फिर उधर करेंगे तो फिर आ जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करने पर y निकल जाएगा। ठीक है, x1 ले लिए, x अगर 2 कर दें, x2 कर देते हैं तो 5 दूनी 10 और 3 13, यानी y बराबर हो जाएगा 13। ठीक है, यहाँ से भी सॉल्व करके आप लोग निकाल सकते हैं, x का वैल्यू रखिए और y निकालिए, अपने आप आ जाएगा 13। तो हो गया ग्राफ। अब इसको ये सारणी निकल गया, टेबल निकल गया, अब इसका ग्राफ आप लोग खुद से खींच सकते हैं। एक बार 1 8 लेके, ठीक है, ग्राफ में एक जगह क्या कर देना है, एक जगह जहाँ पे 1 8 आएगा इस साइड कहीं पे आएगा 1 8 और 2 13 कहाँ पे आएगा 2 13 और ऊपर में इधर आएगा। ठीक है, मतलब इसको बड़ा नंबर लेना है। ये y वाला वैल्यू जो है 13 तक गया है ना, तो इसको लंबा लाइन लेना पड़ेगा, और x वाला तो ज़्यादा दूर तक गया नहीं है, इसको छोटा ही रखेंगे तो भी चलेगा, और नीचे भी उतना बड़ा करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ग्राफ खींचेंगे, इस तरह से लाइन चला जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण चयन कीजिए। ठीक है, फ्रॉम दी चॉइसेस गिवन बिलो चूज दी इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर। ठीक है, फिगर 2 का फिगर दिया हुआ है, तो हम पहला वाला फिगर का बता रहे हैं। देखिए इस तरह से ग्राफ खींचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये सब मत देखिए, सिर्फ पॉइंट सब देखिए क्या क्या है। एक जगह का पॉइंट दिया हुआ है -1 और 1। ठीक है, बीच में एक पॉइंट है 0 0, मतलब जो ग्राफ खींचा है इन बिंदुओं से होके जा रहा है, इन पॉइंट से, एक ये पॉइंट से, एक ये पॉइंट से, और एक है 1 और -1, ये 3 पॉइंट से होके ये ग्राफ जो खींचा गया है वो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन क्या है, एक दिया हुआ है y = x, दूसरा है x + y = 0, तीसरा है y = 2x, और फोर्थ वाला है 2 + 3y = 7x। ठीक है, और ऑप्शन है जो सेकेंड नंबर में, वो दूसरा वाला ग्राफ से देख के बताना है। तो पहला वाला में क्या है कि ये बताना है कि ये जो ग्राफ खींचा गया है तो ये कौन से लाइन के लिए है। ठीक है, ये जो ग्राफ खींचे हैं किस लाइन के लिए, तो कैसे पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 3 बिंदु दिया हुआ है, ये और ये, तो ये तीनों बिंदु के लिए हम लोग क्या करेंगे, x और y का वैल्यू यहाँ पे चेक करेंगे, इक्वल आना चाहिए। देखिए पहला में क्या है, y = x, यानी x और y दोनों सेम होना चाहिए। x और y दोनों सेम है, नहीं है, एक माइनस में एक प्लस में, यानी ये इक्वेशन तो होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा देखिए x और y को जोड़ने पर 0 आ रहा है, x + y करने से 0, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आएगा, हाँ आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 0 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 0 आएगा, यानी कि ये सही हो सकता है ना, ये सही है। अब बाकी वाला देख लेते हैं। यहाँ पे y = 2x, अगर हम लोग x का वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे पहला वाला से -1 रखते हैं, तो यहाँ 2 × -1 -2 आएगा, और y क्या है,
वाई यहाँ पे 1 है, यानी ये तो सही नहीं होगा। मतलब सही तो ये हो चुका है, ये भी सही नहीं ही होगा। इसको भी वैल्यू रख के देखिए, सही नहीं होगा। जैसे ये वाला पहला नंबर वाला के लिए देखिए, यहाँ पे 0 0 है, एक्स और वाई तो सेम है, इक्वल है, लेकिन इसमें इक्वल नहीं है। तो तीनों पॉइंट में देखना पड़ेगा, तीनों पॉइंट मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला है। इसका जो सेकेंड नंबर वाला है आप लोग खुद चेक कीजिए, ट्राई करके देखिए कौन सा सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोल रहा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक या 0 मात्रक है तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस in the form of an equation in 2 variable and draw the graph of the same by taking the constant force 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. ठीक है। देखिए, इसमें थोड़ा सा फिजिक्स का एक आप लोग को दे दिया है कार्य के बारे में। कार्य बराबर आप लोग पढ़े ही होंगे, वर्क इक्वल टू क्या होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, पढ़े हैं ना साइंस में। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। इसको अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो W इक्वल टू एफ इंटू एस, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना, कार्य बराबर पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बल जो है 5 है, यानी फोर्स जो है, फोर्स 5 है, पहले से बता दे रहा है, ठीक है। और इसका आलेख खींचना है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोल दे रहा है, तो इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्य को x मान लेते हैं और दूरी को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख देंगे कि माना कार्य बराबर, ठीक है, माना कार्य बराबर, कार्य यानी कि वर्क, लेट इंग्लिश में लिखेंगे लेट, वर्क इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस यानी कि विस्थापन, विस्थापन बोलिए या दूरी बोलिए, इक्वल टू वाई मान लिए, ठीक है। तो W को x कर देते हैं, F तो बता दिया है, बल जो है 5 है तो 5 हो गया, और S को हम लोग माने हैं y, यानी x इक्वल टू 5y हो गया। ये समीकरण बन गया। अब इसमें क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है, इसका मान सारणी निकालिए, यानी टेबल निकालिए, ठीक है। अगर हम लोग x को 0 कर देते हैं तो y भी 0 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 5 इधर आएगा। अब कुछ ऐसा लेते हैं, x को 5 कर देते हैं, x अगर 5 हुआ तो ये 5 इधर आएगा, तो 5 से 5 को डिवाइड करेगा तो 1, यानी कि y 1 हो जाएगा। हो गया। इसका अब ग्राफ खींच दीजिए, ठीक है। ग्राफ तो खींच ही लेंगे अब आराम से, इस तरह से, इधर 1 2 3 4 5, इधर भी 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, इधर 1 2 3 4 5, इतना ही करना काफ़ी है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, एक बार 0 0 0 0 हो गया यहाँ पे, और 5 1 5 और 1 इधर से यहाँ पे, तो इस तरह से इसको लाइन खींच देना है, हो गया। ग्राफ खींच दिए, हो गया। अब इसमें और चीज़ क्या बोल रहा है, इसमें कुछ आगे और भी क्वेश्चन है कि इसका जो तय की गई दूरी 2 मात्रक है, मतलब जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर 2 मात्रक है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, कार्य निकालना है। तो कार्य बराबर यही फॉर्मूला है ना, कार्य बराबर, यहाँ पे F तो 5 दिया हुआ है, कार्य बराबर क्या होता है, ये हम लोग कार्य निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्या निकालना है, कार्य ही ज्ञात करना है। तो x बराबर क्या होता है 5y, और ये y क्या है, दूरी है। हम लोग इससे बनाइए चाहे इससे, एक ही बात है, दोनों तो एक ही चीज़ है ना। तो कार्य बराबर क्या कार्य निकालना है, बल तो 5 है, कार्य बराबर F इंटू एस, ये फॉर्मूला है, वर्क इक्वल टू। तो हम लोग को निकालना है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, पहला नंबर और दूसरा नंबर। पहला नंबर में बल तो 5 वही है,
और गुना दूरी बोल रहा है 2 मात्रक, तो 2, तो 5 दूनी 10, यानी कि इतना जूल कार्य हो गया। सेकेंड नंबर में फिर से बोल रहा है कि अगर दूरी 0 है तो कार्य बराबर क्या निकलेगा, तो 5 गुना 0, यानी 5 गुना 0 मतलब 0 जूल। हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए फ्रेंड्स, बोल रहा है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। ठीक है, एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो और उनका अंशदान एक्स और वाई मान सकते हैं। हिंट भी बता दिया है। इस समीकरण का आलेख खींचिए। ठीक है, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as X रुपीज़ एंड Y रुपीज़, है ना। तो यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं, एक है यामिनी और दूसरी है फातिमा। तो उनका जो योगदान है प्रधानमंत्री राहत कोष में, वो दोनों मिल के टोटल कितना दिए, 100 रुपया। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं माना यामिनी का अंशदान, मतलब वो कितना दी है, माना अंशदान X रुपया। ठीक है, यामिनी कितना दी है, X रुपया, तथा फातिमा कितना दी है, फातिमा को मान लेते हैं Y रुपया दी है। फातिमा का अंशदान इक्वल टू Y रुपीज, है ना। इंग्लिश में लिखेंगे तो कंट्रीब्यूशन ऑफ लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी का मान लेते हैं X रुपीज है, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा का मान लेते हैं Y रुपीज। ठीक है, एक जन X रुपया दी, एक जन Y रुपया, और दोनों मिलके कितना दी, 100 रुपया। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, X और Y को अगर ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, क्योंकि दोनों मिलके कितना दी है, 100। ये यामिनी ये फातिमा दोनों मिलके 100 हो गया समीकरण। अब इसका हम लोग को ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले हम लोग को टेबल बनाना पड़ेगा, है ना, XY ये वाला। ठीक है, यहाँ मान सारणी वैल्यू टेबल आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में मान सारणी, इस तरह से टेबल लिख सकते हैं। तो X क्या करेंगे, 0 तो नहीं मानेंगे क्योंकि अंशदान कुछ ना कुछ दी है। 0 नहीं मानेंगे क्योंकि 0 रुपया तो देगी नहीं, तो कुछ तो दिए, मान लेते 10, 20, 30, 50, इस तरह कुछ भी मान सकते हैं। अगर हम लोग इसका मानते हैं, एक का मान लेते हैं 30 रुपया, X का मान लेते हैं 30, तो Y कितना देगी, 70 रुपया ना, क्योंकि 30 उधर जाके घटेगा। अगर X का 50 मानते हैं, ये 50, तो ये भी 50 ही देगी। इस तरह से हो गया। अब इसका ग्राफ खींच देना है। ग्राफ खींचना तो बहुत आसान है, आप लोग सीख ही चुके हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ आप लोग आसानी से खींच सकते हैं, लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर हो गया है ना, तो यहाँ पे अब हम लोग 1, 2 करके ग्राफ में नहीं लेंगे। इसमें क्या लेंगे, इसमें 10, 20 इस तरह से लेंगे। X में कहाँ तक गया है, X में 50 तक गया है, तो वहाँ तक तो काफ़ी हो जाएगा। Y 70 तक गया, यानी इधर हम लोग को 7 लाइन चाहिए कम से कम। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। एक चीज़ ध्यान देना है कि ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ग्राफ कॉपी में आप लोग बनाइएगा। ठीक है, अभी तो हम खुद से बना रहे हैं, इसलिए डिस्टेंस कम ज़्यादा थोड़ा हो जा रहा है। बिल्कुल डिस्टेंस सेम होना चाहिए दोनों तरफ। ठीक है, इधर हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। आगे और भी कर सकते हैं अगर जगह है तो। ठीक है, इतना ही करेंगे तो भी काफ़ी है। इधर Y डैश, इधर यहाँ पे 0 हो गया। इधर लिखना है तो -10 लिख सकते हैं, इधर भी लिखेंगे तो -10 हो जाएगा। तो हम लोग को लेना क्या क्या है, 30 और 70। X 30, Y 70 कहाँ पे आएगा, देखिए इस तरह से X 30 और Y 70, यहाँ पे आएगा 30, 70। इस तरह डॉट डॉट आप लोग को करना नहीं है, स्केल से ही। ऐसे ग्राफ कॉपी में तो पूरा लाइन सीधा मिल ही जाएगा। 30, 70 हो गया, और 50, 50 कहाँ पे आएगा, इधर से 50, इधर से भी 50, इस तरह से यहाँ पे आएगा, मान लेते हैं इस तरह से। तो इसको क्या करना है, हम लोग को इस तरह से लाइन को खींच देना है। ठीक है, अगर ये अगर बड़ा है तो बड़ा भी इसको हम लोग करके पूरा इस तरह से कर देंगे, इसको भी बड़ा रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना X + Y = 100। ये ग्राफ हो गया। बस इतना ही करना था, इसमें हो गया।
अब लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब 8 नंबर का क्वेश्चन है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। ठीक है, हेयर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, एक यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, 9/5 और C+32। ठीक है, 9 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है ना। हम आप लोग को वीडियो में भी बताए हुए हैं ना, पहले बता चुके हैं सेल्सियस और केल्विन में कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का दिया हुआ है, इन दोनों में कैसे चेंज कर सकते हैं उसका फॉर्मूला यहाँ बता दिया गया है। अब आगे क्या बोल रहा है देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब इसका ग्राफ खींचना है। ठीक है, यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स, मतलब सेल्सियस को एक्स मानना है और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस मान लेना है, मतलब सी को एक्स कर देना है, एफ को वाई कर देना है, और इसमें क्या करना है हम लोग को ग्राफ खींचना है। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला नंबर में तो हम लोग को ग्राफ ही खींचना है, मतलब इसको वाई मान लेना, वाई इक्वल टू 9/5 और यहाँ सी को क्या कर देना एक्स। ठीक है, तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मान निकालना पड़ेगा ना, टेबल एक्स और वाई ये करना पड़ेगा। तो अब एक्स देखिए, एक्स अगर 0 ले लेते हैं तो एक्स 0 ले लेंगे तो ये 0, वाई 32 आ जाएगा, और 0 कर देते, 0 कर सकते हैं टेम्परेचर में, एक्स 0 कर दिए तो ये 0 पूरा, यानी वाई इक्वल टू 32 हो गया। और एक्स अगर हम लोग यहाँ जैसे 5 का टेबल वाला लेते हैं, क्योंकि नीचे 5 है तो 5 कटेगा, अगर 5 लेते तो 5 कटेगा तो 9 32 और 9 का जोड़ हो जाएगा, है ना। तो 5 ले लेते हैं एक्स, वाई को 0 नहीं करते हैं क्योंकि अगर इसको 0 करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, इसलिए माइनस में नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। एक्स को 5 कर देते, 5 कटेगा, 9 बचेगा, तो 9 और 32 को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, हो गया, एक्स वाई निकल गया। अब इसका ग्राफ खींचना, आप लोग ग्राफ खींच ही सकते हैं। अब ग्राफ खींचेंगे तो कितना का ये लेंगे, डिस्टेंस कितना का लेंगे वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा ना। जैसे इस तरह से अगर कर देंगे तो कितना कितना का गैप लेंगे, यहाँ पे 1 2 3 करके तो इतना 41 तक कर नहीं सकते हैं, 2 2 करेंगे तो भी ज़्यादा लाइन हो जाएगा। इसको 4 4 या 5 5 कर सकते हैं, या 10 20 भी ले सकते हैं, वो भी चलेगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना है, 5 5 का गैप ले लेंगे, 5 5 का ले सकते हैं इस तरह से, 5 10 15 20 25 30 35, इस तरह से आगे करके 40 इस तरह कर सकते हैं। और इधर से तो 5 ही चाहिए, यहाँ 1 2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 इस तरह कर सकते हैं, और उसके बाद ग्राफ खींच दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ तो खींच सकते हैं। अब आगे जो इसमें क्वेश्चन आंसर और दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन है, जैसे इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में 30 है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो इसी से बनाते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं नीचे थोड़ा सा। देखिए इसमें क्या बोल दे रहा है कि जो 2 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो एफ बराबर क्या होगा 9/5, और सी को कितना लेना है 30 डिग्री, यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया है ना, तो गुन्ना यहाँ 30 डिग्री ले लिए, प्लस में 32, 5 से 30 कट गया 6 बार में, और 9 6 54 हो गया, यहाँ पे 9 6 जाए, यहाँ पे 54 हो गया, और प्लस में 32, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 5 3 8, यानी 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर हो गया, फ़ारेनहाइट में निकल गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज इन टेम्परेचर इन सेल्सियस, मतलब अब एफ जो है ये हो गया ना। तीसरा नंबर में बोल रहा है कि जो अब फ़ारेनहाइट जो है वो है 95, यानी एफ के जगह 95 लेना है, यहाँ 95 ले लिए, इक्वल टू इधर 9/5 और गुन्ना सी है, और प्लस में 32, अब यहाँ से हम लोग को सी निकालना है, तो 95 ये 32 पहले इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 9/5, और यहाँ पे सी यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 63 बचेगा, और ये जो 9/5 है यहाँ गुन्ना में है ना, इस साइड क्या है इसके सी के साथ मल्टीप्लाई में, तो जब इधर आएगा तो 5 ऊपर
और 9 नीचे, 9 7 जा 63 हो जाएगा और 7 5 जा 35, यानी कि सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस। ये भी एक आंसर हो गया। ठीक है, फोर्थ नंबर में बोल रहा है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। मतलब एक बार बोल रहा है कि जब टेम्परेचर जो है सेल्सियस अगर 0 रहेगा तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, फ़ारेनहाइट अगर 0 रहेगा तो सेल्सियस में कितना होगा। तो वही करना है, एक बार 0 रख देना है सी को, एफ निकालना है। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं इसको, है ना। ठीक है, देखिए अब क्या बोल रहा है कि अगर तापमान अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर में है कि तापमान अगर 0 डिग्री, मतलब एफ बराबर 9/5 और यहाँ सी के जगह क्या लेना है 0 डिग्री, तो यहाँ गुना 0 हो गया और प्लस में 32, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ 0 से गुना करेंगे 0 + 32 यानी कि एफ हो गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछा है कि अगर एफ 0 रहेगा, मतलब इस साइड 0 ले लेना इस बार। ठीक है, इसी में 2 क्वेश्चन है, अगर एफ को 0 ले लें तो इधर सी में कितना निकलेगा, यानी 9/5 यहाँ पे हो गया सी + 32 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 32 इक्वल टू 9/5 और सी। अब यहाँ पे -32 यहाँ पे गुना में है तो इधर आ जाएगा तो 5/9 हो जाएगा इक्वल टू सी। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू देखिए 32 को 5 से गुना करेंगे 160 हो जाएगा और बाय में 9। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे माइनस भी था ना, यहाँ माइनस भी रहेगा। ठीक है, यहाँ माइनस भी रहेगा, तो 9 से जब डिवाइड करेंगे 160 को, 9 एकम 9 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7 फिर 0, 9 7 जा 63 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा फिर 7, फिर यहाँ पॉइंट देंगे तो 0, फिर 9 7 जा मतलब 17.7 इस टाइप का आंसर, माइनस में 17.7 इस टाइप का, इतना जो सी में है ना, यानी इतना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ आंसर 17.8 लिखा हुआ है, क्योंकि आगे अगर हम लोग और चलेंगे ना तो इस उसमें क्या किया जाता है अप्रोक्सीमेटली, मतलब उसको एक बढ़ा दिया जाता है, जब 5 से ज़्यादा रहता है तो एक बढ़ा दिया, तो इतना ही हम लोग लिख के छोड़ सकते हैं, आंसर इतना चल जाएगा काम। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, उसमें क्या बोल रहा है देखिए, क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि क्या सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कोई भी ऐसा नंबर होगा जो सेम हो जाए, मतलब फ़ारेनहाइट में भी उतना और सेल्सियस में भी उतना। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों को एफ लिख देंगे या दोनों को सी लिख के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एफ इक्वल टू 9/5 और यहाँ भी एफ कर दे रहे हैं। ठीक है, दोनों को एफ कर दिए या दोनों को सी, जो करना है दोनों को सेम कर देंगे। मान लिए कि दोनों सेम है, +32, अब यहाँ एफ, यहाँ 9 से एफ का मल्टीप्लाई हुआ तो 9f और बाय में 5 प्लस में 32। ठीक है, इसको इस साइड ले आ रहे हैं, एफ माइनस में 9f बाय में 5 है। ठीक है, और इक्वल टू 32, यहाँ बाय 1 है, यहाँ पे आप क्या कर देंगे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे 5 को 5f से गुना करेंगे तो 5f माइनस में 9f और इक्वल टू 32। अब यहाँ पे देखिए माइनस में 4f हो जाएगा, -4f। ठीक है, -4f बाय में 5 इक्वल टू 32। तो अब यहाँ से f का वैल्यू सिर्फ निकाल देना हम लोग को, f इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 32 है और ये जो 5 है नीचे वो उधर चला जाएगा, गुना होगा 5 में, और ये बाय में -4, या 4 से काटेंगे 8 बार में, है ना, 32 हो जाएगा और 8 5 जा 40 और माइनस, यहाँ माइनस भी है तो -40, यानी कि -40 वो वैल्यू है, एफ इक्वल टू -40 निकला, यानी 40 ये भी हो जाएगा और ये भी, मतलब वो जो वैल्यू है -40 डिग्री सेम होगा, यानी यही आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट करेंगे। तो
तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।